नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के अनिवार्य हिंदी की बुक तीज भाग 2 का गद्य खंड। आज हम गद्य खंड का भी और साथ ही इस बुक का भी लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, संस्कृति, जिसके लेखक हैं बदंत आनंद कोसलैन। तो देखो बच्चों, हम हमारे समाज में, परिवार में संस्कृति और सभ्यता जो दो शब्द हैं वो खूब सुनते हैं। सुनने को मिलता है कि हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है, हमारी संस्कृति हमें ये बताती है, ये संस्कृति के अनुसार सही है, ये सभ्यता के अनुसार सही है, सही नहीं है। ऐसे शब्द हम खूब सुनने को मिलते हैं और पढ़ते भी हैं, आपने भी पढ़ा होगा। हम सामान्यतः संस्कृति शब्द का अर्थ ले लेते हैं कल्चर से। कल्चर यानी हमारी रीति रिवाज जो परंपराएं हैं उनसे, और सभ्यता जो शालीनता है, विनम्रता, शिष्टता यानी कि सभ्य होने का भाव, इनसे लेते हैं। तो क्या संस्कृति जो पाठ है उसमें लेखक ने इन दोनों शब्दों के यही अर्थ लिए हैं या अलग ही मायने इसके बता रहे हैं, वो हम आज जानेंगे इस पाठ के जरिए लेखक के द्वारा। तो इनको पढ़ने से पहले हम लेखक के थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। बदंत आनंद कोसलैन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबारा जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कोसलैन जी बौद्ध भिक्षु थे और वो देश विदेश की काफ़ी यात्राएं भी की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ भी लंबे अरसे तक रहे वर्धा में। सन 1988 में उसका निधन भी हो गया। और बदंत आनंद कोसलैन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से प्रमुख हैं भिक्षु के पत्रे, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उसके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ भी मिले हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। जातक कथाएं होती हैं जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उसके पूर्व जन्म की कथाएं उनमें होती हैं। देश विदेश के भ्रमण ने बदंत जी के अनुभव की व्यापकता प्रदान की और सृजनात्मकता को भी समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वृद्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व से और कृतित्व दोनों से ही विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उसके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत भी काफ़ी चर्चित रहे। आगे देखो, यहाँ पर पाठ परिचय दिया हुआ है। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में बदंत आनंद कोसलैन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता और संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति। तो चलो पढ़ते हैं हम डिटेल से चैप्टर संस्कृति। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। लेखक ने सभ्यता और संस्कृति इन दोनों शब्दों को जटिल बताया है कि ये समझ में बहुत कम आते हैं लोगों के। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया हुआ होता है, वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या ये है एक ही चीज़ है या दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे लेखक उदाहरणों द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। अग्नि नाम, आग नाम की चीज़ भी वो नहीं जानते थे। आज तो घर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। दूसरा उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, नहीं जानते थे कि सुई और धागे से कपड़े को सिला जाता है। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिस कर उसके एक सिरे को छेद कर छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा।
अब इन दोनों उदाहरणों में विचार कीजिए कि पहले उदाहरण में एक चीज है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, उसकी क्षमता, शक्ति, विचार शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति, ठीक है। और दूसरी चीज है आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी यही है कि सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति है, एक तो उसकी विवेक है, उसकी कल्पना शक्ति है, विचार शक्ति है, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। दो चीज हो गई, एक तो उसके दिमाग के में जो विचार उपजे, उसके क्षमता, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, योग्यता, और दूसरा उस वस्तु का आविष्कार करना। जिससे अब देखो इन दोनों चीज़ों में कौन सी तो सभ्यता बता रहे हैं लेखक, कौन सी संस्कृति बता रहे हैं। आगे देखो कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति, ठीक है। और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। अब देखो यहाँ पर लेखक के अनुसार नई खोज करने की जो योग्यता है, प्रवृत्ति या प्रेरणा, उसको क्या माना है? संस्कृति। और जो आंतरिक योग्यता या संस्कृति के आधार पर किए गए आविष्कार या तथ्य जो स्वयं जो आविष्कार करने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए या दूसरों के उपयोग में आते हैं, वो क्या है? सभ्यता कहिए उसको। संस्कृति किसी खास व्यक्ति के अंदर रहने वाली वह योग्यता या गुण है जिसके बल पर कोई आविष्कार किया जाता है तथा उस व्यक्ति के द्वारा किया गया आविष्कार क्या है? सभ्यता। ठीक है, आ गया समझ में? सभ्यता और संस्कृति दोनों में क्या अंतर बता रहे हैं लेखक। अब देखो आगे क्या बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, परिष्कृत यानी सुधरी हुई, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसी ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। यानी पहली चीज का मतलब है जो विचार शक्ति है, जो क्षमता है, विवेक है। लेखक के अनुसार व्यक्ति में संस्कृति या योग्यता की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जिस व्यक्ति में जो संस्कृति की मात्रा जितनी अधिक है और सुधरी हुई होगी वह उतना ही बड़ा परिष्कृत आविष्कार करने वाला होगा। ठीक है, आगे देखो। एक संस्कृत व्यक्ति का मतलब क्या है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर रहने वाला वह गुण या योग्यता जो नई खोज करने की प्रेरणा देती है ना। वो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, यानी बिना प्रयास ही वो प्राप्त हो जाती है। एक तो आविष्कार करता है और दूसरी जो उसके जो संतान है, अगली पीढ़ी है, उसको अनायास ही वो प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, सर्वप्रथम वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। ठीक है, जिसके दिमाग में उस वस्तु को आविष्कार करने के लिए जो विचार पनपा, जिसको वो प्रेरणा मिली, वह व्यक्ति क्या है? संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास से प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही हो जाए लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। कौन? न्यूटन, जिसने गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है उसका आविष्कार किया। आज के युग का जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, उसके सिद्धांतों से परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा हो। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। अब न्यूटन कौन था? न्यूटन एक वैज्ञानिक था। उसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया और पृथ्वी तथा अन्य आकाशीय ग्रह उपग्रह अपने वातावरण या परिवेश में उपस्थित जो वस्तुएं होती हैं वो अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब यहाँ पर लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संस्कृत व्यक्ति है, वो अपनी योग्यता से किसी नई वस्तु की खोज करता है किंतु उसकी संतान को बिना खोज किए ही, बिना प्रयास से ही उस खोज का लाभ प्राप्त हो जाता है। वह अपने पूर्वज की खोज को उपयोग में ला सकता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कोई नई खोज करता है वह क्या है? संस्कृत व्यक्ति है।
और उस खोज से लाभ उठाने वाला व्यक्ति सभ्य कहा जा सकता है, लेकिन क्या नहीं कह सकते उसको, संस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखो। देखो आगे, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला यानी भूख, पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है। आग के आविष्कार के पीछे क्या उसकी प्रेरणा रही है, भूख है। ठीक है, सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने, शीतोष्ण शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा है। सुई धागे के आविष्कार के पीछे यानी जो भौतिक जरूरतें हैं, आग के पीछे भूख है और जो सुई धागे के पीछे क्या है, शीतोष्ण से बचने के लिए और शरीर को सजाने के लिए। ये क्या हो गई, भौतिक ज़रूरतें हो गई। अब कल्पना कीजिए कि उस आदमी की जिसका पेट भी भरा है और तन भी ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ है, रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती है क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल है क्या। मोती भरा थाल का मतलब है जो तारों से जगमगा या रहता है, जो आकाश से तारों से भरा आकाश होता है, वो मोती भरा थाल है। यहाँ पर कहा है पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। अब वो निठल्ला क्यों नहीं बैठ सकता, क्यों नींद नहीं आ रही है उसको, कि वह आकाश के रहस्य के बारे में जानना चाहता है, जानने के लिए वो बेचैन है। आज से ये है कि किसी संस्कृत मनुष्य ने ही प्रथम बार हमारे ज्ञान में बुद्धि को जगाया है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है। मनुष्य यानी जो बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त हुआ है, यानी उस जिज्ञासा के कारण ही प्राप्त हुआ है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कृता था। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पेट भरा और तन ढका होने पर भी व्यक्ति तारों के बारे में जानने को उत्सुक रहा होगा। वह एक संस्कृत मानव कहा जाएगा। जिज्ञासा का निरंतर बने रहना ही संस्कृत मनुष्य का लक्षण है। यहाँ देखो कि जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्य से भी मिला है। मनुष्य का मतलब है कि उस व्यक्ति को कहा गया है जो अपनी बुद्धि से प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए विचार करता है, अपना विवेक लड़ाता है, अपनी कल्पना करता है। मनुष्य की विशेषता उसकी बुद्धिवादी और विचारक होना है। ठीक है, तो उनके कारण भी हमें कई जो जानकारियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। आगे देखो, भौतिक प्रेरणा। भौतिक प्रेरणा क्या हुई, ये जो आग का आविष्कार हुआ भूख के कारण, और जो सुई धागे का आविष्कार हुआ तन ढकने के लिए, तो वो क्या हो गई, भौतिक प्रेरणा हो गई। ज्ञान इच्छा मतलब ज्ञान की इच्छा रखने वाला, जो तन ढका है और पेट भरा है, वो भी मतलब रात को नहीं सो रहा है, आकाश से में जगमगाते तारों को देखकर उसकी जिज्ञासा अपनी जिज्ञासा के कारण वो जानना चाहता है कि ये क्या है। तो क्या है, भौतिक प्रेरणा और ज्ञान इच्छा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? तो लेखक कह रहे हैं कि ये दो ही कारण हैं संस्कृति के। दूसरे के मुँह में कोर डालने के लिए जो अपने मुँह का कोर छोड़ सकता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। तो लेनिन था सन 1917 की जो रूस की क्रांति हुई उसके लीडर रहे हैं। रूस शासक जार के अत्याचार से त्रस्त था और वहाँ पर भीषण असमानता और गरीबी थी। लेनिन ने बोल्शेविक दल का गठन करके रूस में जनवादी क्रांति की थी और रूस की जनता को जार के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। उसके नेतृत्व में रूस को जो विश्व के देशों में प्रमुख स्थान भी मिला है। लेखक ने लेनिन के त्याग और करुणा का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। उसी प्रकार देखो आगे, वह आखिर ऐसा क्यों करता है? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स का उदाहरण भी यहाँ पर दे रहे हैं कि हम अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ किसका नाम है? गौतम बुद्ध का नाम है, ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख में रह सके।
अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स का उदाहरण भी दे रहे हैं। जो कार्ल मार्क्स वह पिछली सदी के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और विचारक रहे हैं। उसने कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना भी की थी और इन्होंने औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों की जो दुर्दशा देखकर वो दुखी हुए थे और वह उसके शोषण और गरीबी से मुक्त कराना चाहते थे। इसी को लेकर उसने समाजवादी दर्शन की कल्पना की थी, जिसमें मजदूरों के संगठन के द्वारा राज्य सत्ता पर अधिकार करने की प्रेरणा मिली। तो वो भी क्या, एक संस्कृत व्यक्ति है। तो इस प्रकार जो सिद्धार्थ का त्याग है वह भी एक संस्कृति व्यक्ति की मतलब श्रेणी में ही रखा है लेखक ने। तो यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो त्याग ही वह गुण है जिसकी संस्कृति के निर्माण और समृद्धि में सर्वोपरि स्थान रखता है। जहाँ वात्सल्य है, करुणा, परोपकार, सहानुभूति आदि सभी के मूल में त्याग की भावना ही प्रतिष्ठित होती है। जो माता अपने नींद और विश्राम का त्याग करती है, लेनिन अपने भोजन का त्याग करता है और मार्क्स अपने सुख के त्याग के द्वारा, और सिद्धार्थ है वह अपने राजपाट भी त्याग देता है, घर त्याग देता है, उसके द्वारा मानव संस्कृति के निर्माण में योगदान करते हैं। हमारी समझ में संस्कृति जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है वह भी क्या है, संस्कृति ही है। तो लेखक के अनुसार क्या कह रहे हैं कि जो सुई धागे का आविष्कार है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों के विषय में जानकारी कराती है, जिज्ञासा रखती है, वह भी क्या, संस्कृति है। सर्वस्व त्याग कराने वाली योग्यता भी संस्कृति है। ये तीनों ही संस्कृति के विभिन्न रूप माने हैं लेखक ने। और आगे देखो, और सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके हैं, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके हैं, हमारे गमन आगमन के साधन हैं, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके हैं, सब हमारी सभ्यता है। नेगेटिव पॉजिटिव सारे बता रहे हैं लेखक। मानव की जो योग्यता है उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। हम उसे अपनी संस्कृति कहें या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या हो सकता है। अभी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य की योग्यता या उसकी प्रेरणा उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वह क्या है, असंस्कृति है। उसे संस्कृति नहीं कह सकते। और संस्कृति तो सभ्यता की जननी मानी है, उसे पल्लवित करने वाली मानी है। यदि वह मानव सभ्यता के विनाश के लिए, उसके मतलब नुकसान के लिए वो साधन उपलब्ध कराती है तो उसे संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति ही माना जाएगा। आत्मविनाश के साधनों में वह घातक अस्त्र शस्त्र हैं जिसके प्रयोग से मानव जाति के नष्ट होने का संकट खड़ा है। मारकाट होती है, जैसे परमाणु बम, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार जो संक्रामक रोग फैलाते हैं, ऐसे ही आत्मविनाश के साधन होते हैं। ऐसे साधनों के आविष्कार की प्रेरणा देने वाली प्रकृति को असंस्कृति ही कहा जाएगा, और उन साधनों को क्या कहा जाएगा, असभ्यता। ठीक है, आगे देखो। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है और न ही क्या, रक्षणीय वस्तु है, मतलब रक्षा करने वाली वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा यानी बुद्धि और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए वह दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। अब यहाँ लेखक देखो, कूड़े करकट का ढेर किसे कहते हैं। उसने कहा है कि पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, मानना है लेखक का कि जो पुरानी रूढ़ियाँ, मान्यता, अंधविश्वासों को यहाँ पर कूड़ा करकट का ढेर कहा है, जो न किसी तर्क पर आधारित है और न किसी मतलब कोई उपयोगिता है उसकी। लोग इन्हें संस्कृति का नाम देकर निभाए चले जा रहे हैं और उनको संस्कृति कहना और उसकी रक्षा करना अविवेक की निशानी है। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि जो संस्कृति का
देश और काल के आधार पर विभाजन करना, नामकरण करना संभव नहीं है, असंभव है। मानव मात्र की संस्कृति एक है जो मानवीय गुणों से साकार होती है। हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, भारतीय संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति आदि भेद संस्कृति के नहीं बल्कि किसके हैं? ये सभ्यता के हैं। मानव संस्कृति एक है और अखंड है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो लेखक इस पाठ में ये जो संस्कृति और सभ्यता शब्द हैं उसकी सही अर्थ बताने के साथ साथ यह भी बताने की कोशिश की है कि जो आज संस्कृति के नाम पर जो प्राचीन परंपराएं हैं वो निभाई जा रही हैं, वो उसे कूड़े करकट के समान मानी है, अनुपयोगी मानी है। ऐसी संस्कृति का परित्याग करके समय के अनुकूल जो नई संस्कृति अपनाना ही बुद्धिमत्ता है। और सड़ी गली संस्कृति की सुरक्षा के लिए दलबंदी करना, संघर्ष करना, उसका विभाजन करना वो पिछड़ेपन की ही निशानी माना है। उन्होंने माना है कि मानव की संस्कृति एक है, भले ही सभ्यता अलग अलग हो, बाकी वो अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं कर सकते। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ ही हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।